कॉर्पोरेट्स का हो अगर कैपेक्स बन सकता है तो ऐसे कंपनियों का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। सारे वायर कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ने लगे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे वायर कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट में तेजी पकड़े हुए हैं। तो छोटे मोटे कंपनी हो या बड़े कंपनी, सारे वायर कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ने लगे हैं। रिलेटेड टू कमोडिटीज लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम, उन्हीं से तो वायर बनती है। तो कमोडिटी साइकिल इनके ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट डालती है और कॉपर सेगमेंट ही लो मार्जिन का है। तो आज एक वायर कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो 3 महीने में लगभग 120% का रिटर्न दे चुका है। तो चलिए जानते हैं विद्या वायर्स के बारे में और ये कंपनी करती क्या है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इस शेयर प्राइस के बढ़ने के पीछे का राज। पहले हम समझेंगे ये कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है, बिजनेस प्रोफाइल जानेंगे। बिजनेस प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती है, ट्रांसमिशन में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है, ऑटोमेशन पावर ऑटोमेशन में काम करती है, ट्रांसफार्मर कंपनियों के साथ ये जुड़ी हुई है और इसके साथ ये ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इन सारे कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ हम अगर इसके प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, ये कॉपर वाइंडिंग करती है, उसके बाद कॉपर वायर्स क्रिएट बनाती हैं और ये जो कॉपर वायर है ये डिफरेंट सेगमेंट्स में आती है। जैसे हम जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट घर में लगाते हैं तो वहाँ पे हम फोकस करते हैं कि कैसे रबर का कवर हो, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई लगता है तो वहाँ पे क्या होता है ना, रबर मेल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये वायर के ऊपर रबर, उसके साथ ही कॉटन वायर भी बनाते हैं। कॉटन वायर होता क्या है, जब आप घर में देखे होंगे बहुत सारे आपके पास इस्त्री होगा, आयरन होगा, उसके अंदर जब हीट क्रिएट करता है तो जो रबर होता है वो मेल्ट हो जाता है। उसके लिए उसके ऊपर एक कपड़े का कवर रहता है, उसको कॉटन कवर वायरिंग बोलते हैं। उसके साथ फाइबर कोटिंग कॉपर वायर्स भी बनाते हैं और उसके साथ बहुत ही अनोखा पेपर सेगमेंट भी बनाते हैं, मतलब पेपर कोटेड वायर्स भी बनाते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा, जो कि देखिए जैसे कंजप्शन, हम कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जनरली एक सेगमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। कोई जाता है किसी और के वायर खरीदता है और कोई होता है और दूसरे कंपनी का वायर खरीदता है, लेकिन जब कभी देश या फिर कोई बड़ा कंपनी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा पैसा देता है, पर्टिकुलरली एक बिजनेस को, जैसे मान लीजिए ग्राउंड के अंदर जो हमारा वायरिंग होता है, रोप वायरिंग जो से बोलते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग, उसमें देखे होंगे बहुत मोटे मोटे जाड़े तार रहते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉपर रहता है, किलोमीटर डाला जाता है। वो ज़्यादातर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट्स होता है या फिर कोई ऐसे कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लिए होता है उनका कंजप्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कंजप्शन होता है। तो अंडरग्राउंड वायर्स में भी ये काम करता है। इसके साथ ही अगर हम इनका प्रेजेंस देखें तो लगभग इनका 3 प्लांट है महाराष्ट्र और गुजरात में मिलाकर, और अगर देखा जाए तो इनका जो पूरा लगभग 85% जो है गुजरात और महाराष्ट्र में बिजनेस है। इसके साथ ही आप अगर देखेंगे इंटरनेशनल प्रेजेंस अगर देखा जाए तो यूएसए, यूएई, सिंगापुर, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और 18 प्लस कंट्री के साथ ये इंटरनेशनली डील कर रहे हैं। और इसका अगर हम इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू देखें तो लगभग 48, आप 50% भी बोल सकते हो, 48% इनका फोकस है पावर ट्रांसमिशन के ऊपर और लगभग 30% इनका फोकस है इलेक्ट्रिकल्स, लगभग 10% इनका फोकस है जनरल इलेक्ट्रिकल्स, 9% फोकस है इनका रिन्यूएबल एनर्जी और जो 3% फोकस है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ें मुझे लगा इस कंपनी के बारे में, इनके क्लाइंट। देखिए जो कोई भी B2B बिजनेस होता है उसका क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस है उसके क्लाइंट बेस से पता चलता है, उसका जो प्रोफाइल है उसके क्लाइंट बेस से पता चलता है। तो इनके क्लाइंट के बारे में अगर बात किया जाए तो अदानी विल्मार, सुजलॉन और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनी हैं जो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है। तो आप ये प्रोफाइल अंदर जाके भी देख सकते हो। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ के ऊपर एक स्टेबल नोट बनाता हूँ, ये नोट के लिए आप नोट लिख के कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो में बता नहीं सकता, बहुत ही लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नोट्स ही बता पाता हूँ। अगर ये नोट्स आप पढ़ोगे तो और भी क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। अभी थोड़ा चलते हैं प्राइस के ऊपर ध्यान देते हैं कब ये प्राइस बढ़ा और गिरा। लगभग ये कंपनी आप देख पा रहे होगे, ये लगभग दिसंबर 2025 में लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग होने के बाद आज तक अप्रैल
अप्रैल 7 तक ये स्टॉक पड़ा हुआ था, ये एक रिट्रेसमेंट एरिया था और वहाँ से सीधा बढ़ के आज तक आप अगर देखोगे 120%, तो लगभग अप्रैल मई, तो ये लगभग 2 महीने में ही 120% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा हल्का सा जानेंगे। पहले तो मैं आपको लेके चलूँगा रेशियो एनालिसिस के ऊपर। मैं रेशियोज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि रेशियो एनालिसिस आपको फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बताते, उसके साथ ही मैनेजमेंट का जो डिसीशंस कैसे लेते हैं, वो एग्रेसिव है या डिफेंसिव है, वो भी पैरामीटर्स पता चलता है। ये मैं हमेशा रेशियो एनालिसिस को पढ़ने के लिए मनी कंट्रोल वेबसाइट फॉलो करता हूँ। स्टैंडलोन मैं देखता नहीं हूँ, हमेशा कंसोलिडेट देखता हूँ, क्योंकि जो जॉइंट वेंचर है उनका भी पता होना चाहिए कैसे अर्निंग्स है। आप अगर देखोगे 47 रुपीज़ का अर्निंग्स था, 52 रुपये का अर्निंग, 1 रुपये का अर्निंग, 2 रुपये का अर्निंग और 2 रुपये 70 पैसे का अर्निंग अभी चल रहा है। आप अगर देख पा रहे होगे कि अर्निंग यहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन ये कंपनी लिस्टिंग हुआ है 2025 में, तो कंपनी का शेयर्स बढ़ा होगा, क्योंकि वो शेयर्स बढ़ा के उसके बाद ही मार्केट में लिस्टिंग करते हैं। तो जो अर्निंग है, अर्निंग गिरा नहीं है, अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट जब हो गया है तो पर शेयर अर्निंग्स आपको कम दिखाई दे रहा है। लेकिन हम जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तब पता चलेगा कि इनका अर्निंग्स गिरा है या फिर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो गिर चुका है। उसके हिसाब से बुक वैल्यू भी हमको गिरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि पर शेयर एसेट्स को हम बुक वैल्यू कहते हैं। मैं रेशियो एनालिसिस के ऊपर एक छोटा सा कोर्स बनाया हूँ जो पॉकेट फ्रेंडली है और आपके हमारे वेबसाइट में है investmentonblock.com में, उसमें आप जाके इसको पूरा पढ़ सकते हो। रेशियो एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे 3% से लेकर 5%, हल्का सा इस साल मार्जिन बढ़ा है। मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बड़ा मार्जिन का एरिया नहीं है, यहाँ पे छोटा मार्जिन है, लेकिन बहुत टर्नओवर जो करते हैं ना, ये छोटा मार्जिन बहुत बड़ा पैसा बनाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 4.5% या 5% के आसपास है, लगभग 20.20% का ऑपरेशन का चला जाता है, उसके बाद 3% का मार्जिन है। देखिए, जब भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्जिन बहुत छोटा है, तो अगर कंपनी डेट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट में पैसा ड्रेन हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का सबसे पहला रूल है कि ये अपने पैसों से बिजनेस शुरू करना होता है, नहीं तो आप जितना पैसा बनाओगे वो बैंक्स ले जाते हैं। रिटर्न रेशियो के बारे में देखेंगे तो 12% का रिटर्न बन रहा है। अगर देखा जाए 2012-13 में, 22-23 में बहुत अच्छा रिटर्न था, लेकिन अभी इस साल ROE गिरा हुआ है, वो हम समझ पा रहे हैं। लास्ट ईयर का इकोनॉमी कंडीशन बहुत ही स्लो डाउन था। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर देखेंगे तो 18% है। तो ये एक एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी और एसेट है। तो कैपिटल इन्वेस्ट रिटर्न ऑन, ये एक एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इसको हम ओके कह सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में हमको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है कि 4.5 गुना पैसा इन्होंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, जितना इनका आने वाले समय में पे करना है। तो इतना बड़ा पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई लिक्विडिटी रहने पर आने वाले समय में अगर कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं तो रॉ मटेरियल्स ज़्यादा खरीद के रखा जा सकता है, या फिर आगे जाके अगर बिजनेस में कोई भी चेंजेस करना हो तो ये पैसा तब काम आता है। तो इस साल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, और ये पैसा मुझे जितना समझ में आ रहा है जो शेयर्स लिस्टिंग करने के बाद ये पैसा आया हुआ है। लिवरेज रेशियो में अगर देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो है। पास्ट सिनेरियो में ये कंपनी हाईली डेट था, तो पैसा ज़्यादा नहीं बन रहा होगा। जैसे ही इस बार कंपनी को लिस्टिंग किया गया है तो ये कंपनी अभी डेट थोड़ा कम है। फाइनली टर्नओवर और वैल्यूएशन रेशियो में यहाँ पे चेक नहीं करता, वैल्यूएशन में कैश फ्लो में चेक करता हूँ और वहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। अभी चलेंगे, हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है इस कंपनी का। सेल्स के बारे में देखा जाए 900 करोड़ का सेल्स था, 1800 करोड़ का सेल्स है। लास्ट 5 सालों में इन्होंने सेल्स भी डबल किया हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे 3-4% का था, अभी 5% का हुआ है। और इंटरेस्ट अगर देखा जाए 7-8 करोड़ का था, अभी 13 करोड़ का इंटरेस्ट है, लेकिन वैल्यूएशन कंपनी का बहुत बढ़ चुका है, लिस्टिंग हो चुका है, तो ये 1800 करोड़ के अंदर 13 करोड़ नेग्लिजिबल इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे 20 करोड़ का प्रॉफिट था, 58 करोड़ का प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लेकिन पर शेयर अर्निंग गिर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ये बैलेंस शीट में हमको पता चलेगा। बैलेंस शीट में हम देखेंगे 2025 मार्च में जब लिस्टिंग होने से पहले इन्होंने डाइल्यूट किया हुआ था स्टॉक को, तो इसीलिए 2025 आते आते इन्होंने अर्निंग्स गिरता हुआ हमने देखा। और 2026 में मार्च को ये दिखाई दे रहा है कि फिर से डाइल्यूट किया है, जो कि लिस्टिंग के टाइम इन्होंने डाइल्यूशन ड्रॉप किया होगा। तो रिजर्व यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली ग्रो करेंगे। जब पैसा आता है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। और उसके बाद बोरोइंग्स अगर देखेंगे, बोरोइंग्स ड्रॉप हुआ है, जो कि हमने डेट टू इक्विटी रेशियो में चेक किया हुआ था। तो टोटली मैं अगर देखूं फाइनेंशियल्स मुझे
एवरेज ही लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं। और कंपनी के बारे में मैंने आपको प्रोफाइल बता दिया है, कंपनी क्या क्या करती है। अगर आपको लग रहा है कि वायर एंड सेगमेंट में या फिर कंस्ट्रक्शंस में या फिर रियल एस्टेट में आने वाले समय में और भी कैपेक्स बन सकता है, गवर्नमेंट का हो या कोई भी कॉर्पोरेट्स का हो, अगर कैपेक्स बन सकता है तो ऐसे कंपनियों का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी बहुत सारे कंपनियों के ऊपर बना चुका हूँ, ये बिहाइंड द प्राइस सीरीज है हमारा, तो उनको भी जाके चेक करिए। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट पूरा डिटेल्स डाल रहा हूँ, आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।